हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम कुमारी आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग कई दिनों से लगातार जो है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। यानी अक्षांश, देशांतर, रेखाओं का क्या इस्तेमाल है, ग्लोब का क्या इस्तेमाल है, क्यों इसको यानी किस प्रकार से इसका यूज़ किया जाता है। तो हम लोग जो है मेनली इस टॉपिक पर ही डिस्कशन कर रहे हैं। और इस यानी ग्लोब, अक्षांश और देशांतर टॉपिक से रिलेटेड यह तीसरी क्लास है। ये टॉपिक जो है थोड़ा दोस्तों डिफ़िकल्ट है और डिफ़िकल्ट भी है। और चूँकि डिफ़िकल्ट है तो एग्ज़ामिनर को तो डिफ़िकल्ट चीज़ ही पसंद आता है। जो अभी एग्ज़ाम का पैटर्न देखोगे तो अभी क्या हो रहा है, एग्ज़ाम का जो प्रीवियस ईयर्स के यानी करंट क्वेश्चन अगर देखोगे एक दो साल का, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। तो चूँकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये जो टॉपिक है आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मेनली स्टूडेंट्स का क्या मोटो होता है कि आपको एग्ज़ाम क्रैक करना। तो इसलिए जो है चूँकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत ज़्यादा प्रश्न इससे बनते हैं, बहुत तरह के प्रश्न बनते हैं, बहुत तरह से घुमा फिरा करके पूछा जाता है। तो इस वजह से जो हम लोग इसको डिटेल में जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये आज इसकी यानी ग्लोब, अक्षांश और देशांतर से रिलेटेड जो यह तीसरी और अंतिम क्लास है। तो आज जितना भी कंफ्यूजिंग फैक्ट है या जो कुछ भी बचा हुआ है इससे रिलेटेड, तो हम लोग सारा को जो है इसको इसी क्लास में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं दोस्तों कि ये जो ग्लोब है और ग्लोब या अक्षांश देशांतर है क्या। तो बात करें ग्लोब की दोस्तों, तो सबसे पहले ग्लोब को ही जानेंगे और ग्लोब के ऊपर ही जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो है रेखा खींची गई है। तो ये ग्लोब क्या है दोस्तों? तो ग्लोब एक तरह से कहीं जो पृथ्वी जो है हमारी, जो कि सौर मंडल का एक हिस्सा है, तो इस पृथ्वी का एक नमूना ग्लोब कह सकते हैं। यानी पृथ्वी को एक्चुअल में तो आप हर क्षेत्र में, चाहे समुद्री क्षेत्र हो, चाहे स्थलीय क्षेत्र हो, या कोई एग्जैक्ट प्लेस में जा कर के आप वहाँ से किसी भी चीज़ को एग्जैक्ट गणना नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो है ग्लोब का निर्माण किया गया कि आप ग्लोब के थ्रू जो है आप किसी भी जगह का बारे में जानकारी हासिल करना हो या उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो उसका निराकरण के लिए जो है ग्लोब का निर्माण किया गया है। तो ग्लोब जो है क्या है दोस्तों? तो पृथ्वी का एक काल्पनिक नमूना है। तो ये ग्लोब तो हो गया दोस्तों आपका पृथ्वी का काल्पनिक नमूना। तो ये हो गया दोस्तों ग्लोब। तो ये ग्लोब जो है हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर, तो अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। और अपने तल पर कितनी झुकी हुई है? तो 66.5 डिग्री। तो अक्ष किसको कहते हैं दोस्तों? तो ये हो गया आपका अक्ष। और बात करें तल की, तो ये हो गया तल। तो तल पर कितनी झुकी हुई है? तो 66.5 डिग्री है। और अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? तो आपका 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर जो है यह पृथ्वी झुकी हुई। तो बात करें मौसम परिवर्तन, जो हम लोग कभी सर्दी देखते हैं, कभी गर्मी देखते हैं, कभी बारिश का मौसम होता है, कभी ठीक ठाक मौसम रहता है, कभी बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती, कभी बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो ये जो मौसम परिवर्तन की जो स्थितियाँ बन रही है, तो ये क्यों बन रही है? तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बन रही कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और अपने तल पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। तो ये तो हो गया दोस्तों यानी पृथ्वी के झुकाव अक्ष और आपका तल के ऊपर। अब हम लोग जानेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। तो ये सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं दोस्तों कि ये जो पृथ्वी यानी पृथ्वी का जो केंद्र है, इस केंद्र से जो है आपको एक बीचों बीच एक रेखा खींची गई है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। और या 0 डिग्री लाइन कहिए, विषुवत रेखा, इसको क्या कहते हैं हम लोग? विषुवत रेखा कहिए, या भूमध्य रेखा कहिए, या फिर अंग्रेजी में कहिए इक्वेटर। तो इसको कई नामों से जाना जाता है। तो ये क्या है? पृथ्वी को 2 भागों में बांटती। तो हम लोग ये सब पिछली क्लास में देख चुके हैं, बस इन शॉर्ट में मैं बताऊंगी। आज हम लोग डिटेल में इसको नहीं जानेंगे। यानी फिर इसके बाद जो है भूमध्य रेखा के ऊपर जो है आपका यानी उत्तर की ओर 23.5 डिग्री पे क्या है दोस्तों? 23.5 डिग्री पे आपका है कर्क रेखा। कर्क रेखा दिशा की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये क्या हो गया? उत्तर, साउथ, ईस्ट और वेस्ट।
उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो भूमध्य रेखा जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो इसके ठीक ऊपर 23.5 डिग्री पे क्या है दोस्तों, तो कर्क रेखा है। तो हमारे भारत की स्थिति अगर देखें तो हमारा भारत कहाँ है दोस्तों, तो यहाँ है। तो कर्क रेखा, बहुत बार आपने प्रश्न सुना होगा कि भारत को जो है कर्क रेखा 2 बराबर भागों में विभाजित करती है और भारत के 8 राज्यों से होकर के जो है कर्क रेखा गुजरती है। तो हमारे भारत की अगर स्थिति कहाँ हो जाएगी दोस्तों, तो आपका उत्तर पूर्व में, ये क्या हो गया, ये उत्तर हो गया, भूमध्य रेखा से ऊपर है तो नॉर्थ यानी उत्तर में हो जाएगा, और पूर्व यानी ये बीच का जो है आपका लाइन है, तो ये इसके किधर हो जा रहा है, पूर्व हो जा रहा है, तो उत्तर पूर्व में। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की स्थिति कैसी है, तो भारत की स्थिति कैसी है, तो उत्तर आपका पूर्व में भारत है, और भारत को जो मकर रेखा 2 यानी 20 से जो है काटती है, यानी 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, और 8 राज्यों से होकर के जो है भारत से कर्क रेखा गुजरती है। तो यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। तो ये तो हो गया दोस्तों कर्क रेखा यानी भूमध्य रेखा के उत्तर में। अब ठीक भूमध्य रेखा के नीचे 23.5 डिग्री पे क्या है दोस्तों, मकर रेखा है। 23.5 डिग्री पे मकर रेखा, मकर रेखा। अब क्या है इसके नीचे, यानी भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर कर्क रेखा हो गया, भूमध्य रेखा के ठीक नीचे मकर रेखा हो गया 23.5 डिग्री, मकर रेखा दक्षिण में, और 23.5 डिग्री उत्तर में आपका कर्क रेखा। उसके नीचे आ जाएगा आपका 66.5 पे, 0 डिग्री, 66.5 पे क्या हो जाएगा दोस्तों, अंटार्कटिक। तो दक्षिण में क्या है दोस्तों, अंटार्कटिक क्षेत्र है। कल की क्लास में मैं बताना भूल गया दोस्तों कि जो मिस्टेक से ना ये वाला जो ग्लोब मैंने बताया, तो वहाँ पे अंटार्कटिक यानी ये तो सही है, बट यहाँ ऊपर जो आर्कटिक क्षेत्र है, पहले इसको बता दें 66.5। तो ये ऊपर जो 66.5 पे दोस्तों आर्कटिक क्षेत्र है उत्तर में, उसको मैंने कल की क्लास में मिस्टेक से यानी इसको भी अंटार्कटिक क्षेत्र लिख दिया मैंने, और इसको भी, जबकि ये क्या होगा दोस्तों, आर्कटिक क्षेत्र होगा। एक्चुअली हुआ क्या कि कल का सेट में जब यानी वीडियो बना रहे थे, तो उस समय सेटअप में कई बार प्रॉब्लम आ गया था, यानी बार बार जो है सेटअप बिगड़ रहा था, और बार बार हम ट्राई कर रहे थे, फिर बार बार सेटअप बिगड़ रहा था, तो कई 3-4 बार लगभग इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। तो फिर माइंड इतना डिस्टर्ब हो गया, और टाइम भी हो गया था, 7 बजे मुझे वीडियो अपलोड करना रहता है, तो टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो ओवर हो रहा था। तो उस समय माइंड मेरा इतना डिस्टर्ब था कि स्पीडली क्लास लिए, उसमें आर्कटिक और अंटार्कटिक का जो है डिफरेंस मतलब माइंड से उतर गया। तो इसके लिए सॉरी। अभी मैं बता रही हूँ कि ये आर्कटिक होगा और ये अंटार्कटिक होगा। तो ऐसे भी स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं, तो ये कॉमन चीज़ है कि ऊपर के क्षेत्र को आर्कटिक क्षेत्र बोला जाता है, उत्तर वाला जो क्षेत्र है आर्कटिक क्षेत्र होता है, और दक्षिण वाला जो क्षेत्र होता है क्या होता है, अंटार्कटिक क्षेत्र। ये दोनों क्या है, ठंडा प्रदेश है। तो ये तो हो गया आपका आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र, दोनों क्या है दोस्तों, तो आपका 66.5 डिग्री पे है अंटार्कटिक। साढ़े 66 पे। तो ये क्या हो गया आपका इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के उत्तर में क्या है 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा है, और 66.5 पे क्या है आपका आर्कटिक क्षेत्र है। वहीं दक्षिण की अगर हम लोग बात करें तो भूमध्य रेखा के नीचे यानी दक्षिण में 23.5 डिग्री पे क्या है मकर रेखा है, और 66.5 पे क्या है अंटार्कटिक रेखा है। तो ये अक्षांश जो रेखाएं खींची गई है दोस्तों, तो ये अक्षांश रेखाओं का यानी ये जो रेखाएं ये जो खींची गई है इसे ही अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो ये अक्षांश रेखाओं का इस्तेमाल क्यों किया, यानी जो खींची गई है काल्पनिक रेखाएं दोस्तों, क्योंकि ये काल्पनिक रेखाएं हैं। एक्चुअल में तो इतनी बड़ी पृथ्वी पर रेखा खींचना संभव है नहीं, तो ग्लोब काल्पनिक है, पृथ्वी का नमूना है। तो इसी तरह जो ग्लोब पर जो भी निशान बनाए गए हैं, जो भी लाइंस खींचे गए हैं, वह क्या है सारा का सारा काल्पनिक है। तो ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं, तो ये क्या है विषुवत रेखा, चाहे कर्क रेखा, चाहे जो आपका मकर रेखा है, ये सब क्या है अक्षांश है। तो ये अक्षांश की बात करें दोस्तों, तो इसके यानी
अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? तो अक्षांश रेखाओं की बात करें दोस्तों तो अक्षांश रेखाएं जो है आपका कितनी है, यहाँ से यहाँ तक आपका 90 है और यहाँ से यहाँ भी क्या है दोस्तों 90। तो कुल कितने हो गए दोस्तों? तो आपका 90 + 90 कितना हो गया? तो ऐसे तो आप देखोगे तो 180 होगा, किंतु ये इक्वेटर जो है आपका, ये भूमध्य रेखा, तो ये भी तो अक्षांश रेखा ही है, तो ये आपको 181 हो जाता है। तो कई बार जो है यानी जो एग्ज़ामिनर जो है स्टूडेंट्स को फंसाने के लिए ये पूछते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपका 181 ऑप्शन में नहीं है तब तो 180 देना, और अगर 180 ऑप्शन में है 181 नहीं है तो आप 180 दे सकते, लेकिन अगर 181 है तो आपको 181 ही देना पड़ेगा। तो क्योंकि ये जो भूमध्य रेखा है ये भी क्या है, एक अक्षांश रेखा है। तो कुल कितने अक्षांश रेखा है पृथ्वी पर? तो आपको 181 जो है आपका अक्षांश रेखाएं हैं। और इन सब के बीच की दूरी की बात करें दोस्तों तो कितनी है? तो 111 किलोमीटर, यानी एक अक्षांश रेखा से दूसरे अक्षांश रेखा के बीच जो है 111 किलोमीटर की दूरी है। अब बात करते हैं कि इसका यूज़ क्या है। तो यूज़ की बात करें दोस्तों तो ये जो कर्क रेखा है आपका, ये कर्क रेखा और आपका मकर रेखा के बीच जो है सूर्य घूमती है, तो इस वजह से है इसका यूज इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो अक्षांश रेखाएं हैं इसके थ्रू जो है आपको जलवायु की स्थिति, मौसम की स्थिति, यानी पृथ्वी पर जो है कहाँ पर किस तरह की स्थिति है इसका पता चलता है। जैसे देखिए ये जो सूर्य है हमारी, सूर्य क्या होता है, सूर्य जो है आपको हमेशा जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ही घूमती है। वह कभी भी जो है मकर रेखा के नीचे नहीं आएगी और कर्क रेखा के ऊपर नहीं आएगी। यहाँ सूर्य का जो परिक्रमण कहिए, परिभ्रमण कहिए, ये बस इतने ही यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ही रहती है। तो चूँकि सूर्य की स्थिति, सूर्य का जो घूमना है तो वह क्या है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में है। तो जहाँ सूर्य डायरेक्ट सूर्य की किरणें पड़ रही है, लंबवत पड़ रही, तो वहाँ क्या होगा, गर्मी पड़ेगी। गर्मी पड़ेगी तो वहाँ क्या होगा, जो समुद्र का जल स्तर है भाप बन करके ऊपर आएगा, और भाप बन के ऊपर आएगा तो फिर क्या होगा, वर्षा होगी। वर्षा होगी तो वहाँ घने जंगल होंगे, पेड़ पौधे अधिक होंगे। तो ये जो गर्मी की स्थिति है यहाँ पर आपको यानी कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच गर्मी पड़ती है। तो क्योंकि सूर्य की रेखा किरणें जो हैं आपको डायरेक्ट पड़ती है। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि दिन और रात जो है हमेशा बराबर कहाँ होंगी, तो कहाँ होगी दोस्तों, भूमध्य रेखा पर, क्योंकि सूर्य हमेशा लंबवत भूमध्य रेखा पर है। देखिए सूर्य अगर मकर रेखा तरफ भी आएगी तो यहाँ से चमकते हुए इधर आएगी, चाहे कर्क रेखा की तरफ भी जाएगी तो यहाँ से चमकते हुए जाएगी। तो इस वजह से भूमध्य रेखा पर जो है जो भी देश पड़ते हैं तो वहाँ क्या होता है, दिन और रात की अवधि क्या होती है, समान होती है, और सबसे ज़्यादा गर्मी भी वहीं पड़ती है। तो इसके बाद यहाँ से जो है सूर्य क्या होता है, सूर्य की किरणें यानी सूर्य इसके बाद नहीं आती है, इसके नीचे भी सूर्य नहीं जाता है। तो सूर्य चूंकि ऊपर भी नहीं और नीचे भी नहीं जाता तो यहाँ क्या होता, यानी सूर्य की रोशनी तो जाती है बट उसका क्या होता, यानी उसकी जो सूर्य की जो ऊष्मा है, गर्मी है, वह क्या होता, घटती जाती है। तो ये जो चूँकि यहाँ सूर्य डायरेक्ट है तो यहाँ कैसा कटिबंध बनता है, उष्ण कटिबंध बनता है। और यहाँ चूँकि सूर्य जो है धीरे धीरे जो है तिरछी सूर्य की किरणें होने लगती है, यहाँ भी सूर्य की किरणें तिरछी होने लगती है। तो यहाँ क्या होता है, इसके बाद गर्मी जो धीरे धीरे क्या होता है, घटने लगती है। तो यहाँ चूँकि घटते घटते अचानक तो नहीं घटेगी, तो ये धीरे धीरे घटती है दोस्तों। तो घटते घटते यानी आपका आर्कटिक और जो मकर रेखा के बीच का क्षेत्र कैसा होगा, शीतोष्ण, यानी कि आधी गर्मी आधी सर्दी, यानी दोनों प्रकार की स्थिति यहाँ होगी, सर्दी भी होगी और गर्मी भी होगी। ठीक ऊपर जो है आपका कर्क रेखा और जो है आर्कटिक रेखा के बीच की स्थिति कैसी होगी, शीतोष्ण। तो इसलिए हमारे भारत में क्या होता है दोस्तों, गर्मी भी पड़ती है, जाड़ा भी पड़ती है। क्यों, क्योंकि हम लोग कहाँ हैं, कर्क रेखा के, आपके कर्क रेखा भारत को जो बीचों बीच से काट रही है। तो हम लोग क्या है, गर्म क्षेत्र में भी है और शीतोष्ण, यानी ऊपर क्या हो जा रहा है, कर्क रेखा के ऊपर का क्षेत्र कैसा, शीतोष्ण है। तो हमारे यहाँ क्या होता है, उत्तर भारत में देखिए कड़ाके की सर्दी पड़ती है, और दक्षिण भारत चूँकि ये कहाँ आ जा रहा है, दक्षिण भारत आपका कहाँ आ रहा है, तो वह आ जा रहा है आपका उष्ण कटिबंध में। तो इसलिए वहाँ दक्षिण भारत में देखिए जो कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है, वहाँ देखिए अक्सर गर्मी पड़ते हैं और लोग भी जो है वहाँ के रंगों यानी लोगों का रंग भी देखोगे तो आपको डार्क मिलेगा। तो ये अंतर हो जाता है।
जाता है। तो ये अक्षांश रेखाएं बताती है कि किस तरह से जो है कहाँ की कैसी स्थिति है, यानी जलवायु कैसी होगी। सर्दी है, गर्मी है, शीतोष्ण कटिबंध है, उष्ण कटिबंध है, कि कैसी स्थिति है, तो यह अक्षांश रेखाएं बताती है। तो ये तो दो कटिबंध हो गए दोस्तों। इसके बाद इधर का जो भी होगा तो वह क्या हो जाता है, शीत कटिबंध हो जाता है, क्योंकि यहाँ तो अब इसके बाद तो सूर्य की रोशनी जो है बिल्कुल तिरछी हो जाती है और उसकी उष्णता जो है बिल्कुल भी नहीं पहुँच पाती। तो इसलिए जो कहा जाता है कि उत्तरी ध्रुव और चाहे दक्षिणी ध्रुव, तो यहाँ क्या होता है, हमेशा जो है बर्फ़ जमी हुई रहती है। हमेशा क्या होता है, क्योंकि यहाँ सर्दी पड़ती है, तो यहाँ क्या होता है, हमेशा जो बर्फ़ जमी हुई रहती है। इसलिए जो अभी जो ग्लोबल वार्मिंग हम लोग सुनते हैं बार बार कि बर्फ़ पिघल रही है और समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, ये जो उत्तरी दक्षिणी ध्रुव में जो बर्फ़ जमी हुई है, जहाँ सूर्य की रोशनी यानी सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ रही है, सीधी नहीं पहुँच पा रही है, सूर्य की ऊष्मा वहाँ डायरेक्ट नहीं पहुँच पा रही है, तो वहाँ वो बर्फ़ जमी हुई है। तो वो बर्फ़ जो है ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो बर्फ़ पिघल रही है, वो बर्फ़ पिघल कर कहाँ जाएगी, तो समुद्र में जाएगी। और समुद्र में जब वो बर्फ़ पिघल करके जल के रूप में जाएगी तो समुद्र का जल स्तर तो बढ़ेगा ही, और समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो क्या होगा, समुद्र के किनारे जो नगर बसे हुए हैं, जो क्षेत्र है, जो टाउन है, जो राज्य है, जो देश है, वो क्या होंगे, धीरे धीरे वो डूब रहे हैं। तो इस वजह से ये समस्या आ रही है। तो ये हम लोग पृथ्वी को वो 3 कटिबंधों में यानी बांट करके जो है पढ़ा जाता है दोस्तों। आपका एक शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध। तो ऊपर की स्थिति यानी भूमध्य रेखा के ऊपर की स्थिति भी वही है और भूमध्य रेखा के नीचे की स्थिति भी वही है। तो हम लोग अक्षांश रेखाओं का इस्तेमाल मेनली क्या किस लिए करते हैं दोस्तों, तो हम लोग अक्षांश रेखाओं का इस्तेमाल जो है मेनली मौसम, जलवायु आदि के बारे में जानने के लिए करते हैं। इससे रिलेटेड और एक प्रश्न होता है दोस्तों, वह जैसे कि आपका बार बार पूछा जाता है कि जो आपका उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा, या दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा, या यानी इस तरह का प्रश्न जो है अक्सर एग्ज़ाम में जो है पूछा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से जो है इसको हम लोग जान सकते हैं। हम लोग फिर से ग्लोब बनाएंगे दोस्तों। आज तो एक बार में ग्लोब बन जा रहा है, उस दिन तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। तो ये तो हो गया आपका इक्वेटर, यानी 0 डिग्री लाइन, विषुवत रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री। मकर रेखा। तो हम लोग क्या जान रहे कि सूर्य क्या है, कर्क और मकर रेखा के बीच में ही क्या है, घूमती है। सूर्य कभी भी मकर रेखा के नीचे नहीं आएगी और सूर्य कभी भी कर्क रेखा के ऊपर नहीं जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है कि हम लोग क्या जानते हैं कि साल में कितने दिन महीने होते हैं, 12 महीना होता है। तो यानी कि आपका 4 महीना पे, प्रत्येक 4 महीना पे जो है आपका सूर्य की स्थिति जो है बदलती रहती है। तो जो मकर रेखा पर जो है सबसे बड़े दिन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो 22 दिसंबर को जो है सबसे बड़ा दिन होता है। अगर मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा, तो आप ये सोचो कि अगर सूर्य मान लीजिए मकर रेखा पर है, तो इसका मतलब कि कर्क रेखा ये है आपका, तो यहाँ से सूर्य यहाँ आएगी। तो अगर सूर्य यहाँ है तो यहाँ गर्मी पड़ेगी, और सूर्य जस्ट नीचे आ जाएगी अगर, तो क्या होगा, यहाँ तो गर्मी नहीं पड़ेगी, गर्मी यहाँ पड़ेगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, सर्दी हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि 22 दिसंबर मकर रेखा पर सूर्य रहता है, यानी यहाँ सूर्य जो है लंबवत पड़ती है, तो सूर्य की किरणें यहाँ क्या होगी, कर्क रेखा पर जो है कमज़ोर पड़ेंगी। तो यहाँ 22 दिसंबर में यहाँ सूर्य की जो किरणें हैं मकर रेखा यानी मकर रेखा पर लंबवत पड़ रही है, तो यहाँ गर्मी पड़ रही है मकर रेखा पर, तो भारत में क्या होगी, वहाँ सर्दी होगी। तो हम लोग दिसंबर में क्या देखते हैं कि हमारे यहाँ क्या रहती है, दिसंबर और जनवरी का महीना क्या होता है, सबसे ज़्यादा सर्द होता है। और उसके बाद मान लीजिए यहाँ जो है आपका 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत पड़ रही, तो सूर्य वापस नीचे तो नहीं आना है, सूर्य को तो वापस ऊपर ही जाना है। तो ऊपर अगर सूर्य यहाँ ऊपर जाती है तो क्या होगा, तो 4 महीना इसमें जोड़ लीजिए। तो आपका दिसंबर यहाँ है, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च,
तो यहाँ मार्च में क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको 22 मार्च को जो है कहाँ पहुँचेगी सूर्य, कहाँ पहुँचेगा, तो आपको भूमध्य रेखा पर। तो भूमध्य रेखा पर कब से यानी जो 4 महीने के बाद भूमध्य रेखा पर आपका पहुँचेगा। उसके बाद फिर जोड़िए आपका मार्च से आप फिर 4 महीना जोड़िए, तो मार्च अप्रैल मई जून। तो हमारे यहाँ कब सबसे बड़ा दिन होता है दोस्तों, तो 21 जून। तो योग दिवस जो हमारा होता है, तो उस दिन क्या होता है हमारे यहाँ, तो योग दिवस के दिन जो है हमारे यहाँ जो है दिन सबसे लंबा होता है, यानी बराबर होता है। क्यों, क्योंकि सूर्य जो है यहाँ क्या होता है, सूर्य की स्थिति लंबवत यहाँ पड़ती है। तो इस वजह से क्या होता है 21 जून को क्या होता है हमारे यहाँ जो है सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। तो इसको इस तरह से याद रखिए कि जून में हम लोगों के यहाँ क्या होता है, ज़्यादा गर्मी होती है। तो इसका मतलब कि सूर्य की किरणें क्या है हमारे यहाँ सीधी पड़ रही है जून में, यानी 21 जून को। और 22 दिसंबर में हमारे यहाँ क्या होती है, यानी सर्दी होती। तो यानी सूर्य क्या हो गया, मकर रेखा की तरफ आ गए, यानी कर्क रेखा को छोड़ करके सीधे उसके नीचे यानी लास्ट छोर पर मकर रेखा के पास आ चुकी है। फिर उसके बाद वापस तो फिर तो मान लीजिए कर्क रेखा पर गए 21 जून को, तो फिर वापस तो सूर्य इधर ही आएगी ना, ऊपर तो जाना नहीं है सूर्य को। फिर क्या होगा, फिर यहाँ जो है आपका जून से जुलाई जोड़िए, जुलाई जून अगस्त सितंबर। तो आपका सितंबर में जो है 23 सितंबर को जो है फिर जो है आपका क्या होता है दोस्तों, सूर्य जो है आपका भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर आता है। तो इस तरह से सूर्य क्या है आपको इस तरह से जो है ऊपर नीचे होता रहता है। तो कई बार पूछा जाता है कि कर्क रेखा पर जो है दिन और रात की अवधि या दिन सबसे बड़ा कब होगा, तो 21 जून का होगा। मकर रेखा की बात करें हम लोग तो 22 दिसंबर को होगा। और भूमध्य रेखा पर 22 मार्च और 23 सितंबर को। तो हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, हमारे यहाँ यानी जो मार्च और सितंबर का महीना क्या होता है एकदम अच्छा होता है। मीन्स जितना भी शादी ब्याह कोई भी ओकेशन हो तो ज़्यादातर इसी में तय किया जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ मौसम बढ़िया होता है, अच्छा होता है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती। क्यों, क्योंकि सूर्य जो है ना मकर रेखा पर होता है ना कर्क रेखा पर होता है। सूर्य कहाँ होता है, तो भूमध्य रेखा पर होता है। तो यहाँ जब सूर्य भूमध्य रेखा पर होगा तो मकर रेखा पर भी मौसम की स्थिति अच्छी होगी और कर्क रेखा पर भी मौसम की स्थिति अच्छी होगी। तो ये इससे जोड़ करके प्रश्न जो है बहुत बार पूछा जाता है। तो दोस्तों ये तो हो गई अक्षांश की स्थिति। अब हम लोग देखते हैं देशांतर की स्थिति। तो ये तो आ गया आपका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो ये जो है दोस्तों आपको मिलाने वाली उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है वह क्या होती है, वह देशांतर रेखा कहलाती है। और जिस तरह से अक्षांश रेखाओं का इस्तेमाल हमने किस लिए देखा, तो अक्षांश रेखाओं का इस्तेमाल हमने देखा कि जलवायु या मौसम के बारे में जानकारी के लिए जो है अक्षांश रेखाओं का इस्तेमाल किया जाता है। तो देशांतर रेखाओं का इस्तेमाल क्यों होता है दोस्तों, तो देशांतर रेखाओं का जो इस्तेमाल है वह होता है आपका समय और तिथि के निर्धारण के लिए। तो समय और तिथि के निर्धारण के लिए जो है आपका देशांतर रेखाओं का इस्तेमाल मेनली किया जाता है। तो जैसे हमने क्या देखा कि जो अक्षांश रेखाएं कितनी है 181 है, यानी भूमध्य रेखा को मिला करके। यहाँ अगर हम लोग इसकी बात करें देशांतर रेखाओं की, तो देशांतर रेखाएं इधर से आपको कितनी होगी, आपका 180 और इधर से भी आपको 180। तो आपका 360 जो है देशांतर रेखाएं होंगी। तो आपका इसमें जो है 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसको जो है ग्रीनविच रेखा कहिए या प्रधान या मोतियर रेखा कहिए। तो ये 0 डिग्री जो है देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा या प्रधान या मोतियर रेखा कहते हैं। तो इसका क्या होता है दोस्तों, इसका यूज़ होता है आपका समय के निर्धारण में, समय के निर्धारण में। और ये ग्रीनविच जो है दोस्तों ये शहर है आपका यूके का, वहाँ से जो है इस 0 डिग्री लाइन को जो है लिया गया। तो ये जो है 1884 में
आपका वाशिंगटन में एक बैठक हुई थी। उस बैठक में जो है इस चीज़ का, यानी इस देशांतर रेखाओं का जो 0 डिग्री की जो देशांतर रेखा है उसका इस्तेमाल जो समय के लिए किया जाएगा, और 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसका इस्तेमाल किस लिए किया गया, तो समय के निर्धारण में। इसका निर्णय कब किया गया दोस्तों, तो 1884 में जब वाशिंगटन में बैठक हुई थी, उसमें जो इस बैठक में यह निर्णय किया गया कि जो ग्रीनविच से जो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा गुजरती है उसका इस्तेमाल किया जाएगा समय निकालने के लिए, और 180 डिग्री देशांतर रेखा का इस्तेमाल किया जाएगा आपका तिथि निकालने के लिए। तो समय निकालने के लिए क्या होता है दोस्तों, अगर इसके दूरी की बात करें, जैसे हमने अक्षांश रेखा में क्या देखा, 111 किलोमीटर दूरी थी, तो देशांतर में भी है दोस्तों आपका 111.3 किलोमीटर है। यानी इसके बीच की दूरी एक देशांतर रेखा के से दूसरे देशांतर रेखा के बीच की दूरी कितनी है दोस्तों, तो 111 किलोमीटर, लेकिन 111.3 किलोमीटर। लेकिन जैसे हम लोग क्या देखें कि अक्षांश रेखाओं की जो दूरी है हर जगह, यानी चाहे इस अक्षांश रेखा से यहाँ तक की दूरी ले लो, चाहे इसका यहाँ का दूरी ले लो, चाहे इसका यहाँ का दूरी ले लो, सब क्या होगा आपका 111 किलोमीटर ही होगा। लेकिन देशांतर रेखाओं में ये अंतर हो जाता है कि ये देशांतर रेखाओं में यहाँ जो है देशांतर रेखा यानी ध्रुवों पर जो है देशांतर रेखा की दूरी कम होगी, और जो विषुवत रेखा पर जो है देशांतर रेखा की दूरी अधिक होगी। तो विषुवत रेखा पर ये दूरी होगी 111.3 किलोमीटर, यहाँ ध्रुवों पर जो है यह दूरी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जो देशांतर रेखाओं की दूरी जो है पूरी पृथ्वी पर यानी पूरे ग्लोब पर जो है एक समान नहीं है। तो आपका अगर भूमध्य रेखा के ऊपर तरफ उत्तरी ध्रुव के तरफ जाओगे तो क्या होगा कि दूरी जो है धीरे धीरे घटती जाएगी। वहीं जब भूमध्य रेखा के दक्षिणी ध्रुव की तरफ भी जाओगे तो क्या होगा, आपका दूरी जो है घटता चला जाएगा। उसी तरह से आप इसको उल्टा भी ले सकते हो, जैसे उत्तरी ध्रुव से आप भूमध्य रेखा के तरफ आओगे तो दूरी आपका क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ देखिए, यहाँ दोनों के बीच दूरी क्या है, कम है, तो ये दूरी क्या हो रहा है, उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ आ रहे तो हम लोग क्या हो रहा है, ये दूरी बढ़ रहा है। उसी तरह से हम लोग क्या, यहाँ दक्षिणी ध्रुव से जो अगर हम लोग भूमध्य रेखा के तरफ जाएंगे तो ये दूरी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो कई बार जो है इससे जोड़ करके भी प्रश्न पूछा जाता है, और ये प्रश्न तो कई बार पूछा गया है कि जो है देशांतर रेखाओं की अधिकतम दूरी कहाँ होगी, तो आपका भूमध्य रेखा पर होगी, क्योंकि ये दूरी देखिए आपका यहाँ सबसे ज़्यादा है और इधर क्या है, ध्रुवों पर सबसे कम है। और एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच आने में जो है दोस्तों समय 4 मिनट का लगता है, 4 मिनट। तो इस तरह से हम लोग क्या करते, समय उसको कैसे निकालेंगे कि मान लीजिए कि आपका यानी कि जो ग्रीनविच समय है उससे अगर आप पूर्व के तरफ जाते हैं तो यहाँ ये हो गया आपका पूर्व, तो इधर जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, +4 कर देंगे, यानी जो भी समय दिया रहेगा उसमें क्या करेंगे, 4 को हम लोग जोड़ देंगे। अगर वहीं हम लोग इधर आते हैं पश्चिम के तरफ तो क्या करेंगे, 4 जो है आपका माइनस हो जाएगा। तो मान लीजिए कि आपका कोई समय जो है आपका 12 बज रहा है और हमको पश्चिम के तरफ आना है, तो उसमें क्या करेंगे, 4 को हम घटा देंगे। उसी तरह अगर मान लीजिए हमको पूरब के तरफ जाना है तो हमको क्या करना है कि हमको 4 घंटा उसमें ऐड कर देना। तो इस तरह से क्या होता है कि पूरे पृथ्वी का जो है टाइम निकाला जाता है। और पूरी पृथ्वी को कितने जोनों में बांटा गया है दोस्तों, 24 जोन में बांटा गया है। तो इस तरह से क्या किया जाता है कि समय जो है पूरी पृथ्वी का इस ग्रीनविच या 0 डिग्री देशांतर रेखा से जो है पूरी पृथ्वी का जो है समय निकाला जाता है। यानी अगर किसी क्षेत्र के देशांतर स्थिति पता हो, जैसे हमारे भारत की क्या है स्थिति, 82.5 डिग्री है, तो हम लोग इसके थ्रू जो है टाइम को हम लोग निकालते हैं। तो उसी तरह से अगर किसी भी देश की स्थिति आपको दी हुई है देशांतर स्थिति, तो उसमें जो है आप 4 प्लस करके या 4 माइनस करके जो क्या कर सकते हैं, उसका टाइम को आप निकाल सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों समय निर्धारण। अब तिथि निर्धारण भी लगभग ऐसे ही होता है। सबसे पहले तो ये जानिए कि जो 0 डिग्री देशांतर है और आपका 180 डिग्री जो देशांतर है, ये दोनों जो है एक दूसरे से ऑपोजिट होंगे, यानी ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो जिस प्रकार से हमने क्या देखा कि पूर्व के दिशा में जाने पर क्या हो रहा है, पूर्व की दिशा में हमने क्या देखा समय में कि 4 प्लस हो रहा, और पश्चिम में क्या हो रहा है,
4 माइनस हो रहा है। तो यहाँ समय, ये तो समय का हो गया। अगर हम लोग तिथि की बात करें दोस्तों, तिथि निर्धारण में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा, यानी पूर्व की ओर हम लोग जाएंगे तो क्या होगा, एक दिन हमारा बढ़ जाएगा। और अगर हम लोग पश्चिम की तरफ आएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यानी अगर मान लीजिए कि जो है पश्चिम में, यानी कोई देश के में 24 तारीख है, तो आप पश्चिम में क्या हो जाएगा, वहाँ 23 हो जाएगा। अगर पूर्व में आपका 20 है तो पश्चिम में क्या हो जाएगा, आपका 19 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, समय और तिथि जो है पूरे पृथ्वी पर इस तरह से निकाला जाता है। तो दोस्तों ग्लोब, अक्षांश और देशांतर से जितने प्रश्न बन सकते थे और जो भी डाउट हो सकता था, जो भी कंफ्यूजिंग फैक्ट्स थे, मैंने सारा कुछ जो है स्टेप बाय स्टेप जो अलग अलग क्लासों के थ्रू जो बताने का प्रयास किया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। अगर कोई डाउट नहीं तो आप कोई भी बुक लीजिए और इसका जो भी ऑब्जेक्टिव है तो आप उसको हल कीजिए। आपका जितना भी कंफ्यूजिंग फैक्ट बचा भी होगा वो आपका एट ए टाइम क्लियर हो जाएगा। तो पढ़ने का यही नियम है कि आपका जो भी कंफ्यूजिंग फैक्ट है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो उसको जो है एक ही दिन में एक ही जगह है जो है आप क्लियर कीजिए। फिर क्या होता है, वो आजीवन जो है आपका माइंड में सेट हो जाता है। तो आप ये कीजिए और हम लोग फिर जो है अगली क्लास में मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।